लाल सलाम। लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कई महीनों से, अब तो 3 साल हो गए, हम हमारे समय के संकटों, चिंताओं और मुख्य मुद्दों पे बात करते आए हैं। और खासतौर पर फासीवाद के गहराते संकट को लेके हमने कई-कई कोणों से बात की है। आज हम फिर एक बार एक और दृष्टिकोण, जो कि सैद्धांतिक है, वैचारिक है, राजनीतिक है। हम सब जानते हैं कि महान चिंतक, विचारक कार्ल मार्क्स एंगल्स ने 1848 में लंदन में कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रस्तुत किया। इस घोषणा पत्र ने सारी दुनिया की दिशा बदल दी। अगर पूरी दुनिया के इतिहास को देखें तो 2 भागों में हम बांट सकते हैं, कार्ल मार्क्स के पहले का इतिहास और कार्ल मार्क्स के बाद का इतिहास। तो कार्ल मार्क्स ने जो घोषणा पत्र दिया, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, उसका महत्व क्या है और उस घोषणा पत्र के संदर्भ में आइडियोलॉजी, विचारधारा और साहित्य के अंतर संबंध क्या हैं और समकालीन परिदृश्य में भारत के संदर्भ में इस किस तरह से बात की जानी चाहिए, इन सारे मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ फिर एक बार वरिष्ठ ट्रेड यूनियन लीडर, चिंतक, मार्क्सवादी चिंतक, लेखक, विचारक, जिनकी की राजनीति से संबंधित विषयों पर कई कई महत्वपूर्ण पुस्तकें आई हैं और अब तो वो उनकी सारी पुस्तकें एक कार्यशाला के दस्तावेज के रूप में हमको उनको देखना चाहिए। कॉमरेड दरकचंद प्रजापति जी, डीसी प्रजापति जी हमारे साथ फिर एक बार हैं। तो कॉमरेड प्रजापति जी, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आपको लाल सलाम। जी थैंक यू कॉमरेड, धन्यवाद। जी जी एक्चुअल कॉमरेड। क्या है, जो जो हम चर्चा करने वाले हैं आज, जी जो हमारा मुख्य विषय है जी कि विचारधारा और साहित्य का क्या के दोनों अंतर का संबंध। अंतर संबंध है। जी 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 इस जी विषय में मेरा निवेदन ये रहेगा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो अंत जी तक जरूर देखें। बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा इस संदर्भ में हम करेंगे। जी। निवेदन ये है कि जो अभी हमने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र का जो है एक सरल अनुवाद करके किताब को छापा है। हाँ, एक आई है जी पुस्तक जी साहब। जी 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 जी, आपके हाथ में है। जी 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 और इस किताब, ये हमारी 12वीं किताब है। जी हमारा हमने जो एक लक्ष्य बनाया है, जो विचारधारा और साहित्य, क्योंकि कोई भी विचारधारा, जो विचारधारा का मूल विचार होता है, उसके बिना कोई भी विचारधारा बनती नहीं है। जी यदि मूल विचारधारा के साथ, जो विचारधारा का जो मूल विचार है, उसके साथ विचारधारा अगर मिलकर नहीं चलती, तो वो विचारधारा भटक जाती है, जी अपने लक्ष्य से भटक जाती है, सिद्धांतों से भटक जाती है। इसलिए विचारधारा का, विचारों का और विचारधारा का बहुत ही तगड़ा संबंध है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। जी दूसरा जो है, साहित्य जो है, किताबें जो है, ये वो टूल है जो विचारधारा को मनुष्य के दिमाग में स्थापित करती हैं। जी हम सब लोग की सामूहिक एकता कैसे बनेगी? हम इन किताबों से, जो साहित्य है, किताबों के अंदर जो मूल विचार लिखे जाते हैं, उनको जी हम सब लोग पढ़ते हैं और पढ़ करके हमारे दिमाग में एक तरीके के विचार आते हैं और विचारों की एक रूपता बनती है। जी हम सब बहुत उस ठीक कहा। किताबों से समझते हैं, साहित्य से जी समझते हैं। जी इसलिए साहित्य के बिना विचार और विचारधारा का कोई वजूद नहीं है, बिल्कुल कोई सही अस्तित्व कहा। नहीं है। जी पहली बात हमको ये समझना है। जी दूसरा साथियों, ये जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र 1848 में लिखा गया था, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा समझना है। जो समाजवादी विचारधारा, जो जो औद्योगिक क्रांति हुई, उसके बाद से जो टकराव शुरू हुए थे, उसके पहले भी समाजवाद की परिकल्पना थी। कार्ल मार्क्स के पहले भी थी। जैसा हम देखते हैं कि जो रूस की जो सबसे पहले क्रांति हुई थी, रूस की क्रांति के अंदर ही वामपंथी और दक्षिणपंथी विचार वहां से निकले थे। लेफ्ट और राइट बोला गया था, जो संसद का बंटवारा जी जिस तरीके से हुआ था। जी तो
कार्ल मार्क्स तो 1818 में पैदा हुए, 1789 में वो क्रांति हुई थी। तो मेरा कहने का आशय है कि कार्ल मार्क्स के पहले से ये सारे विचार, दर्शन सब पहले से सीक्वेंस में आ रहे थे। कार्ल मार्क्स ने सबसे बढ़िया जो काम किया उसको व्यवस्थित किया। व्यवस्थित करने के साथ में जो ये बताया कि जो है, जो सर्वहारा वर्ग है उसको चिह्नित किया, जो पूंजीवादी समाज की या पूरी विकृति है वो कैसे चलता है उसको समझाया, और ये बताया कि जो मेहनतकश वर्ग है, सर्वहारा वर्ग है, उसकी भी राजसत्ता कायम हो सकती है, जी और उसकी राजसत्ता कायम होकर से करके उसका शोषण जो है, शोषण मुक्त समाज की स्थापना की जा सकती है। जी उसके लिए उन्होंने अलग-अलग तरीके के सिद्धांत दिए, जिसमें भौतिकवादी दर्शन है, जी ऐतिहासिक भौतिकवाद है, द्वंदात्मक भौतिकवाद है, और उसके साथ में फिर उन्होंने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जो है, जो 1848 का है, एक महत्वपूर्ण जी दस्तावेज है। उसके जी बाद से पूंजी की जो किताब है उसके 3 खंड अलग-अलग हैं, जिसमें बहुत ही बेहतर तरीके से कार्ल मार्क्स ने पूरी जो पूंजीवादी व्यवस्था की विकृतियां हैं, कैसे चलती है, उसको बहुत अच्छी जी तरीके से समझाया है। तो जी ये सब मिला के एक विचारधारा बनी। ये सारे तथ्य मिला के, सारे विचारों को मिला के एक विचारधारा बनी। जी इसमें से कुछ भी अलग नहीं कर सकते हम। जी भौतिकवादी दर्शन, प्रकृति का विकास क्रम का सिद्धांत, मानव इतिहास का विकास क्रम का सिद्धांत, कम्युनिस्ट घोषणा पत्र, पूंजी का खंड 1, खंड 2, खंड 3, ये बुनियादी दस्तावेज है। जी इसलिए साथियों ये समझना है कि जैसे मैं कह रहा हूं बार-बार कि बिना विचारों की विचारधारा नहीं बनती। तो सही बात कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा उसके बुनियादी ये दस्तावेज हैं। अब सवाल ये है कि कोई विचारधारा जब इन विचारों से बनेगी तो बुनियादी शर्त क्या है? अनिवार्यता क्या है कि कोई भी इस विचारधारा के साथ जुड़ेगा या इस विचारधारा को मानेगा या इस विचारधारा को समझना चाहेगा, तो उसका बुनियादी शर्त है कि उसको ये बुनियादी दस्तावेज पढ़ने होंगे। जी बुनियादी दस्तावेजों को समझना होगा। जी इन सिद्धांतों को, इन थ्योरियों को समझना होगा। जी जब तक इन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, इन थ्योरियों को नहीं समझेंगे, तब तक ये बुनियादी विचारधारा उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती है। सही कहा आपने जी और जब तक ये बुनियादी विचारधारा व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं करेगी, तब तक वो विचारधारा के हिसाब से अपने दिमाग को, अपने शरीर को, खुद को चला नहीं सकता है। जी तो ये अनिवार्य शर्त है। हर जी कम्युनिस्ट के लिए ये अनिवार्य शर्त है। इसके बिना कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट नहीं बन सकता। यदि हम कम्युनिस्ट हैं और यदि हमको इन बुनियादी दस्तावेजों की समझ नहीं है या जी हमने इनको पढ़ा नहीं है, जी हमको इसको बार-बार पढ़ना है, इसको 10 बार पढ़ना है, तब जाके अंडरस्टैंडिंग आती है, तो हम फिर कम्युनिस्ट मतलब कम्युनिस्ट नहीं है, यदि हमने इनको नहीं पढ़ा है, समझा है। तो कम्युनिस्ट होने की बुनियादी शर्त है कि हमको इनको समझना है। जी अब साथियों आगे की बात ये है कि हम जो कर रहे हैं, हमारा समझ ये है साथियों कि हमारे देश के अंदर जनता चाहती है, आम जनता ये चाहती है, युवा चाहता है, समझना चाहता है, विचारधारा को समझना चाहता है, मगर हमारे सामने वर्तमान में जो दस्तावेज हैं, जो हमारी किताबें हैं, वो उनकी भाषा इतनी थोड़ी जटिल है कि आम कार्यकर्ता, आम आदमी उस किताब को समझ नहीं पाता है। जी अब दिक्कत ये है कि इसके कारण से आम जनता तो उसको 1 आध 2 पेज पढ़ेगा और छोड़ देगा। तो अब जो हमारे कैडर के लोग हैं, उनके साथ भी यही समस्या है। जी हमारे कैडर के साथी भी, हमारे लीडरशिप के साथी भी इन किताबों को थोड़ा-सा जैसी पढ़ते हैं, वो किताबें समझ आती नहीं है, तो किताब को छोड़ देते हैं। या थोड़ा-थोड़ा ऊपर-ऊपर पढ़ लिया, मगर बुनियादी जो समझ है, वो दिमाग में बिल्डअप नहीं हो पाती है। जी तो ये चूक है, ये गलती हो रही है। अब इस गलती का परिणाम क्या है? ये गलती अगर बहुत बड़ी समस्या है। अगर ये हमें समझ अगर हमारा कोई भी कार्यकर्ता जो कम्युनिस्ट अपने आप को कहता है कम्युनिस्ट है, तो अगर उनके दिमाग में वैचारिक बैकअप नहीं है,
तो उनके काम में, उनके काम करने के तरीकों में, उनके व्यवहार में वो परिवर्तन नहीं आएगा जो एक कम्युनिस्ट के अंदर आना चाहिए। तो हम ये कोशिश ये कर रहे हैं कि इन किताबों को सरल भाषा में, अलग-अलग किताबें अलग-अलग मुद्दे पे सरल भाषा में लिख रहे हैं, ताकि हमारा कोई भी आम कार्यकर्ता भी इन किताबों को पढ़े, तो उस किताबों की अंडरस्टैंडिंग, किताबों की समझ उस व्यक्ति को हो सके। जी, ये बड़ा हमने महत्वपूर्ण लक्ष्य काम है बनाया है। आपका, निश्चित रूप और से। ये लक्ष्य जो है, हमें उम्मीद है कि पूरा देश का जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और देश के जो वामपंथी दलों के लोग हैं, जन संगठनों के लोग हैं, वो इस गंभीरता को समझेंगे, जी, उस गंभीरता को समझेंगे और इस पूरे अभियान को सहयोग करेंगे। हमने अभी तक 12 किताबें लिखी हैं। जी, हर किताब एक अलग मुद्दे पे अलग बात कहती है। जी, 2 मिनट में मैं संक्षेप में थोड़ा-सा बता जी, जी, देता हूँ। हाँ, बताइए, महत्वपूर्ण बात जी, है। जी। जी, जी, जो इसमें जी, देखो मैं आपको ये जो पहली जो किताब है, ये राजनीति है। जी, इसमें राजनीति के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो समझाए गए। जी, ये आम कार्यकर्ता, और ये किताबें मैं बताऊं आपको, हमने 8,000 किताबें छपा चुके हैं। जी, 8,000। इसका ये बड़ा दूसरा काम एडिशन किया है, एक आपने, एडिशन खत्म वाह, हो वाह! चुका है। तो इसको जी, जो भी पढ़ता है उसको बुनियादी समझ आ जाती है। दूसरा, जी, हमने एक राज करने की नीति किताब लिखी। जी, इस किताब के अंदर अर्थ की नीतियां हैं। कैसे दुनिया में ये सब बन रहा है, कैसे ये पूंजी का खेल चल रहा है। तो ये बहुत ही बेहतरीन किताब है। ये भी हमारा सेकंड एडिशन है, दूसरा जी, एडिशन है। इसमें बहुत सारा हमने संशोधन किया है। पहला एडिशन खत्म हो गया तो दूसरा एडिशन छपा है। जी, तीसरी किताब हमने विचारधाराएं छापी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है साथी। हमारे देश की जो पांचों विचारधाराएं हैं, उनके बारे में इसमें लिखा हुआ है, और एक किताब अभी रीप्रिंट होने वाली है, तो इसमें और भी बहुत सारे बदलाव के साथ ये किताब फिर से आई। जी। इस संगठन के ऊपर एक हमने किताब लिखी। हाँ, बड़ी महत्वपूर्ण संगठन किताब पे है इस कोई संगठन। किताब नहीं है, किसी भी कम्युनिस्ट जी, पार्टी के पास संगठन की कोई किताब नहीं है। हुँ, ये संगठन की किताब है जो आपको बुनियादी सब चीजें समझाएंगी। आप इस जी, किताब को पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा हम क्या-क्या गलती कर रहे हैं, क्या चूक कर रहे हैं। तो ये जी, संगठन के ऊपर है। उसके बाद जी, से हमने ये वैचारिक एकता का आधार एक किताब लिखी। इसके जी, अंदर साथियों, इसके अंदर जो है पूरी दुनिया की क्रांतियों का है। बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास। किताब है। रूस का क्रांति, चीन का क्रांति, क्यूबा का क्रांति, वियतनाम का क्रांति, हमारे भारत में क्यों क्रांति नहीं हुआ? कम्युनिस्ट पार्टियों से जुड़े बहुत सारे सवाल हैं, हमारी एकता क्यों नहीं बनी? बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसमें सारा डिटेल। उसके अलावा साथियों, ये एक बहुजनों वामपंथ हमने किताब लिखी। हाँ, ये बहुत ज़रूरी था। अभी हमारे देश के अंदर जो बहुजन आंदोलन चल रहा है, उसमें भी एक वर्ग है जो कम्युनिस्टों के खिलाफ माहौल बना रहा है। हुँ, हमने इसको जोड़ के बनाया कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है, उसका केंद्र, और जो अंबेडकर जी की विचारधारा, उसका केंद्र 90% बराबर है। एक है, इसमें दोनों विचारधाराओं की मूल बात को कोई भी पढ़ेगा इसको तो उसको बेसिक जानकारी अच्छी तरीके से हो जाएगी। उसके अलावा एक कृषि के ऊपर है, खेती के ऊपर, किसानों के ऊपर हमने लिखी। बहुत ही सारी जानकारी है। जो भी जी, कैडर इसको पढ़ लेगा उसको बेसिक पूरी जानकारी होगी। जी, उसके बाद ये ट्रेड यूनियन के ऊपर लिखी है, जी, और ट्रेड यूनियन की किताब जो है सबको पढ़नी चाहिए। ये ट्रेड यूनियन के मजदूरों को तो पढ़नी चाहिए। हर मोर्चे के साथियों को ट्रेड यूनियन की किताब पढ़ना चाहिए, क्योंकि कार्ल मार्क्स का जो बेसिक सिद्धांत है वो मजदूर सर्वहारा वर्ग के साथ जुड़ा हुआ है। तो सबको पढ़ना चाहिए। उसके बाद फिर हमने ये लिखी, सुखमय जीवन का विकल्प। इस किताब के अंदर भारतीय दर्शन का भौतिकवाद है, फिलॉसफी है। इसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद, द्वंदात्मक भौतिकवाद, पूरा चीज है इसके अंदर। इसके जी, अंदर बौद्ध का दर्शन भी है। इसके अंदर सब कुछ है, जो डेटा हमको चाहिए सब कुछ है। तो ये जी, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। उसके बाद जी, साथियों, हमने ये द्वंदात्मक भौतिकवाद पे छोटी सी किताब लिखी है। ये 30 जी, रुपए की किताब है, 30 पेज की, बहुत छोटी सी किताब है। जी, मूल जो मार्क्स की थ्योरी है इसके अंदर है। जी, उसके अलावा ये ऐतिहासिक भौतिकवाद पे किताब लिखी है। कार्ल मार्क्स की जो मूल थ्योरी है इतिहास के ऊपर, वो उसके अंदर, इसके अंदर है। और आखिरी किताब अभी एक कम्युनिस्ट घोषणा पत्र लिखा, ये 12वां किताब। जी, ये सब वैचारिक किताबें हैं। इसके आगे साथियों पूंजी का खंड 1 प्रिंट होगा, जिसकी कॉपी आपके पास भी है, आप पढ़ रहे हैं उसको। जी, तो उसके बाद से फिर खंड 2 आएगा, खंड 3 आएगा।
हमारा जी, लक्ष्य है कि पूंजी को भी सरल भाषा में तीनों खंडों को छापेंगे। जी। ये तीनों किताबें छपने के बाद से जो कार्ल मार्क्स की विचारधारा का मूल जो दस्तावेज है, विचारधारा, उस सारा दस्तावेज का किताब सामने आ जाएगा। तो ये बहुत ही बुनियादी काम है जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि इन किताबों के आने के बाद से देश के अंदर बहुत बड़ा एक परिवर्तन आएगा। बस हमारे साथी सहयोग करें कि उन किताबों को पहले खुद पढ़ें, फिर अपने साथियों को पढ़वाएं, कैडर को पढ़वाएं, इस तरीके से, ताकि हम सारे सारे साथी पूरी विचारधारा को समझ सकें। अब साथी आगे जो बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं जी, कि जो कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में जो चीजें लिखी हैं वो बहुत ही बुनियादी दस्तावेज है, जी। सबको पढ़ना चाहिए। और मैं तो हुँ, कहता हूं कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र ऐतिहासिक होते के बाद द्वंदात्मक होता, हर 6 महीने में एक बार पढ़ना चाहिए। सही कहा मैंने जितनी आपने। बार ही इन किताबों को पढ़ा है उसमें नई चीज समझ में आती है, हाँ, कुछ सही ना बात कुछ है। नई अंडरस्टैंडिंग समझ में आती है। हुँ, तो ये किताबें हर कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर को हर 6 महीने में एक बार पढ़नी ही चाहिए। कम्युनिस्ट और घोषणा उसके पत्र अलावा तो साथियों हर हालत मेरा, में पढ़ना चाहिए। जी बिल्कुल। जी जी, 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 जी। अब मैं थोड़ा सा एक चीज कहना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा जी, आत्म आलोचना है हम सबकी। और मैं इस उम्मीद के साथ ये कह रहा हूं कि हमारे कम्युनिस्ट पार्टियों में आलोचना और आत्म आलोचना का एक विधिवत सिद्धांत है। तो है। मेरी बात को हमारे कोई भी साथी बुरा नहीं मानेंगे, व्यक्तिगत नहीं लेंगे। देखो साथियों, जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हमारी आत्म आलोचना हमको करना है, वो ये है कि मेरा आकलन, क्योंकि मैं पूरे देश में बहुत सारे लोगों से बात कर रहा हूं, बड़े बड़े नेता लोगों से बात कर रहा हूं, मेरा आकलन ये है कि हमारे देश के जितने भी कम्युनिस्ट पार्टियों के ऑर्गेनाइजेशन हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशनों की लीडरशिप, नेतृत्व, नेता, राज्य के नेता, केंद्र के नेता, जिले के नेता, उनमें 90% लोग ऐसे हैं जिन्होंने बुनियादी किताबों को नहीं पढ़ा है कॉमरेड। 90% लोग हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन किताबों को पढ़ना नहीं चाहते। वो ये सोचते हैं कि हमको तो पूरा ज्ञान प्राप्त है। और बहुत सारे लोग, मैं क्या बताऊं आपसे, मतलब हम फोन करें तो फोन भी नहीं उठाते हैं कि ये किताब पढ़ने के लिए कहेगा, किताबों की बात करेगा। ये बहुत ही बुरी स्थिति है, बहुत ही बुरी स्थिति है। अगर हमारा नेतृत्व अगर इन बुनियादी किताबों को नहीं पढ़ेगा, तो ये मान के चलिए कम्युनिस्ट पार्टियों के अंदर वैचारिक और जो वैचारिक और सिद्धांतिक समझ है, वो बिल्डअप नहीं हो पाएगी। मैं यहाँ पे हमारा देश, कॉमरेड यहाँ जी मैं यहाँ कुछ बीच में कहना चाहूँगा। जी मैं एक घटना का उल्लेख करना चाहूँगा कि जी सोवियत क्रांति के बाद जब कुछ जी पत्रकारों ने कॉमरेड लेनिन से पूछा कि आजकल जी आप क्या कर रहे हैं, तो लेनिन ने जी कहा मैं बेहतर कम्युनिस्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। जी तो एक कम्युनिस्ट को तो अपने वैचारिक विकास के लिए हमेशा सक्रिय, सतत, चिंतनशील रहना चाहिए। कोई भी जी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैंने तो सारी पुस्तकें पढ़ ली, मुझे सब आ गया, तो समझो कि एक कम्युनिस्ट के रूप में उसका विकास रुक गया। तो मैं जी आपने भी जैसा कहा और मैंने भी कहा कि कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को बार-बार पढ़ने की आवश्यकता है। कार्ल मार्क्स का जो मार्क्स के जो पूंजी है, सिद्धांत है, उसको बार-बार पढ़ना इसलिए भी कि जो नए-नए संकट गहराते जाते हैं, उसको नए परिदृश्य में बार-बार पढ़ने और समझने की आवश्यकता होती है। मैं जहाँ तक जिन सीनियर ट्रेड यूनियन को लीडर्स को जानता हूँ, वो सब पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन जी नीचे का जो कैडर है, उसको भी उसी तरह से वैचारिक रूप से विकसित होने की आवश्यकता है। आप बहुत ठीक बात आपने कही। हाँ, कॉमरेड आप जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी जी। जी, तो ये जो जी। बुनियादी बात है, इसको हमको जिम्मेदारी से, जो आपने कही है मैंने भी कही जी, जी, है। जी। दूसरा चीज है, मार्क्स के सिद्धांत भी यही सिखाते हैं। जी, जैसे हमको कैडर बिल्डिंग की बात करना है। कैडर बिल्डिंग की बात में क्या है, हमारा जो मार्क्स का जो बुनियादी सिद्धांत है, निषेध का नियम, जी। आप द्वंदात्मक भौतिकवाद में आप पढ़िए,
तो उसमें जो है, जो वो समझाते हैं कि प्रकृति का, नेचर का सिस्टम है, हर व्यक्ति या हर जो चीज है वो एक विकास क्रम में पैदा होगी, उसका एक समय काल है, जीवन काल है, वो कमजोर होगी, आखिरी में नष्ट होगी, जी, फिर नई चीज पैदा, उन्हीं से नई चीज पैदा होगी। तो ये जो बुनियादी सिद्धांत है कार्ल मार्क्स, अगर हम समझें तो ये कैडर पे भी लागू होता है, हर कम्युनिस्ट पे भी लागू लागू होता है। जैसा हर मनुष्य अपने अपनी अगली पीढ़ी पैदा करता है, हम अपने बच्चे पैदा करते हैं, हमारे बच्चे उनके बच्चे पैदा करते हैं, ये नेचर का सिस्टम है। हमारे पिताजी ने हमको पैदा किया, उनकी डेथ हो गई, उनका जीवन खत्म हो गया। अब हम पैदा हुए तो हमने अपना जीवन किया, हमने फिर अपनी संतानें पैदा करी, अब हमारी संतानें अगली संतानें पैदा करेंगी। तो नेचर का ये कि जो निषेध का निषेध सिद्धांत है, उसके तहत ये चीजें सब थ्योरी आती हैं। इसी तरीके से कैडर का है, यदि कोई एक कम्युनिस्ट है, यदि यदि उस जिंदगी में अपना आगे का कैडर नहीं पैदा कर पा रहा या नहीं कर रहा है, तो क्या होगा? विकास रुक जाएगा। सही बात। जैसे हम, अगर हमारे बच्चे नहीं पैदा होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी हमारी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, हमारा विकास खत्म हो जाएगा। ऐसे ही संगठनों के अंदर यदि हम कैडर्स को आगे आगे पैदा नहीं कर पाएंगे तो हमारा संगठन या अस्तित्व खत्म हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। तो ये वैज्ञानिक समझ है जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी समझाती है। और देखो कैसे कैसे कैडर कैसे बनाना, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। जी। चिड़िया घोंसला बनाती है, नेचर को समझो, चिड़िया, उसको अपने बच्चे पैदा, अगली जनरेशन पैदा करना। चिड़िया कैसे कितना घोंसला मेहनत करके घोंसला बनाती है, उसके अलावा फिर उसमें अंडे रखती है, उसको पालती है, जब वो अंडे होते हैं तब उनके लिए दाना डालती है, उनके उसमें चोंच के अंदर खिलाती है उनको, कितनी मेहनत करती है उनको उड़ाने तक। ऐसे ही हमको, हर कम्युनिस्ट को अगले कैडर को बनाने के लिए इस तरीके से सोचना, सही बात है। हम इस तरीके से सोचना, हमको उसको, जैसे एक चिड़िया अपने बच्चे को पालती है, हर जानवर, हर पशु पक्षी अपने बच्चे को पैदा करने के लिए कितना मेहनत करता है। आप सोशल मीडिया पे आजकल, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो है, देखो आप उनसे सीखो कि हमको अपने कैडर को, कोई नया बंदा आता है, नया यूथ आता है, उसको कैसे संभालना है, कैसे पालना है, किस तरीके से उसको कम्युनिस्ट के रूप में बिल्डअप करना है, कैसे अच्छा, उसका अच्छा। चेतना का विकास करना है, किस तरीके से उसको स्पेस देना है काम करने, एक बच्चे की तरह पालना होता है, ताकि वो आगे का कैडर, हमारा अगला पीढ़ी का कैडर बने। सही बात। ये सिद्धांतों के अंदर है, हमको खाली समझने की जरूरत है। दूसरा, जैसे एक शब्द है जो है परिवर्तन का नियम। जी, परिवर्तन का नियम कार्ल मार्क्स की थ्योरी का बुनियादी सिद्धांत है। जी। तो परिवर्तन का नियम क्या सिखाता है? सब कुछ विकासमान है, हम अंतिम नहीं, अंतिम और हम खुद, मतलब ऐसा नहीं है कि हम ही अंतिम है, हमारा विकास है, हमारा एक दिन पैदा होना है, एक दिन मरना है, ये सुनिश्चित है, बूढ़ा होना सुनिश्चित है। और एक चीज और है कि विकास आगे की ओर होता है, ये हुँ, भी मार्क्स समझाते हैं। हुँ। विकास नेचर में कभी पीछे की तरफ नहीं आता। पीछे नहीं होता। सही बात। राजाशाही व्यवस्था खत्म हो गई है। हुँ, आरएसएस आज की तारीख में पूरी तरह जितनी मेहनत लगा दे, राजाशाही व्यवस्था वापस आ ही नहीं सकती है। जी, ये नेचर का सिस्टम है, कार्ल मार्क्स ने बताया। जी, जी। विकास आगे की तरफ, लोकतंत्र है, लोकतंत्र बेहतर होगा, उसके आगे जाएगा विकास। इसी तरीके से कैडर के अंदर, संगठन के अंदर, हमको, हम लोग प्रगतिशील लोग हैं, हम सब चीज को एक्सेप्ट करते हैं। आज की तारीख में हमको खुद आत्मालोचना करना चाहिए कि हम, एक नया बंदा आके कुछ बोल देता, हम चिड़चिड़ा जाते हैं। अगर वो कोई टेक्नोलॉजी की बात कर दे, हमको गुस्सा आ जाता है, कॉमरेड हम टेक्नोलॉजी से, हमें हमें नहीं आता व्हाट्सएप व्हाट्सएप चलाना, ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप हमें नहीं करना। तो हमको चिड़चिड़ा, ये क्या हम उस नियम के हिसाब से चल रहे हैं? परिवर्तन का नियम समझाता है हर पीढ़ी आपसे बेहतर होगी, जो हुँ, युवा आएगा वो हमसे ज्यादा दिमागदार होगा, हमसे ज्यादा तार्किक होगा। ये नेचर का सिस्टम समझाता है। हमारे हुँ। सामने कोई दो सवाल कर दिया, हमको गुस्सा आ जाता है। कल का लौंडा जी, आया और हमारे सामने ज्ञान बता रहा है,
ये सब कमजोरियां हैं कॉमरेड्स। वो सब कमजोरियां वैचारिक विचारधारा के मार्क्स के दर्शन के अंदर हैं। इसको हमको समझना है। परिवर्तन का नियम उसी तरीके से सामूहिकता है। सामूहिकता का सिद्धांत मार्क्स के दर्शन का बुनियादी सिद्धांत है सामूहिकता। व्यक्तिवाद पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट है, सामूहिकता हमारा कॉन्सेप्ट। क्या हम सामूहिकता को स्वीकारते हैं? किसी नेताजी ने, कई लोग हैं ऐसे कमेटी में, अगर मैंने कुछ बात कह दी, मैं महामंत्री हो और किसी ने कुछ कह दिया, हमको गुस्सा आ जाता तो ना, अच्छा मैंने बोला है, तू विरोध कर रहा है। ये सब चीजें नकारात्मक व्यक्तिवाद। हैं और ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं कि हमारे कैडर्स को बुनियादी वैचारिक जो सिद्धांत है उनकी समझ की कमी है। बहुत सारी चीजें मैं कॉमरेड आपको कम से कम 2 घंटे एक्सप्लेन समझा सकता हूँ। बहुत सारे मुद्दे हैं, एक एक चीजें जिस पे हमको वर्किंग करनी है। तो ये जो चीजें हैं, बुनियादी चीजें हैं, ये जो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, उनको अच्छी तरीके से समझ। दो विरोधियों की एकता वाला, विपरीतों की एकता वाला सिद्धांत है। कैसे नेचर में सब चीजें पैदा होती, कैसे प्रकृति गतिमान है, कैसे एनर्जी चलती है। तो हम वर्ग संघर्ष का सिद्धांत बात करते हैं। तो ये सारे बुनियादी सिद्धांत हैं जिनको हम लोग को समझना जरूरी है। और इन सिद्धांतों को अगर हम समझेंगे सही तरीके से, तो मुझे उम्मीद है कि जो है इस देश के अंदर हम मजबूत कम्युनिस्ट पार्टी बनाएंगे। और वो दिन दूर नहीं होगा जब कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में इस देश की राजसत्ता होगी। लोग ये कह रहे हैं कि कम्युनिस्टों तो वजूद गिर गया, नीचे चले गए, बहुत सारी नकारात्मक बातें होती हैं, मगर हमें नकारात्मक की जगह सकारात्मक बात करना चाहिए। एक चीज मैं और कहना चाहता हूँ, जी। इतिहास हमको मौका देता है। हाँ। इतिहास मौका देता है। हमारे देश के अंदर आजादी के आंदोलन के 3 बड़ी ताकतें थी, 3 बड़ी ताकतें थी जिन्होंने बहुत मुख्य भूमिका निभाई। एक कांग्रेस थी, दूसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था, और तीसरा जो है क्रांतिकारी थे, वो कम्युनिस्ट थे। तीनों ताकतों ने बहुत प्रमुख भूमिका निभाई है। तब की आजादी के आंदोलन में तो 2 ही ताकतें थी, कांग्रेस थी और क्रांतिकारी थे, कम्युनिस्ट थे। और कांग्रेस से ज्यादा ताकतवर और कुर्बानियां कम्युनिस्टों ने दी हैं, क्रांतिकारियों ने दी हैं। इसके ऊपर भी मैं किताब लिखने वाला हूँ। इसके बाद आएगी किताब, जब ये पूंजी खत्म हो जाएगी। जी। तो ये जो इतिहास का समय है, कांग्रेस को 50 साल मौका मिल गया। जी। अभी देश ने जो है आरएसएस को मौका दिया हुआ है। अब ये 15 साल का टाइम उनका हो रहा है, और हो सकता है 5 साल का और मौका दे दें, बुरे से बुरा होगा। जी। मगर इसके बाद से फिर देश की जनता मौका देगी। जी। वो तीसरा ताकत है कम्युनिस्ट, क्रांतिकारी। जी। यदि हम लोग तैयार रहे, हम लोग जी। वैचारिक रूप से, दिमागी रूप से, संगठन से रूप से तैयार रहे, तो अगला नंबर हमारा है। जी। अगला नंबर हमारा है, इस बात जी। की गारंटी है। दूसरा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विकृति का इलाज कांग्रेस के पास नहीं है। जी। कांग्रेस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को वैचारिक रूप से नहीं लड़ सकता है। जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बिस्तर बोरिया बांधने का जो ताकत है, वो भौतिकवादी दर्शन के पास है, वो कम्युनिस्टों के पास है। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन था, बाकी वर्तमान में भौतिकवादी दर्शन है। वही दर्शन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का बिस्तर बोरिया बांध के इनको विदा कर सकता है। सही और कहा ये आपने। दर्शन जो है कम्युनिस्टों के पास है। जी। ये ताकतवर रूप से हमको समझना है। तो जी। आने वाला जो वक्त है बहुत ही चुनौतीपूर्ण है, इसको हमको समझाना है। वैचारिक रूप से लोगों को तैयार करना है, इकट्ठा करना है, कैडर्स का बिल्डिंग करना है, युद्ध स्तर पर इसको चलाना है। जो भी लीडरशिप के लोग हैं, ये सतत, और हम पूरी ताकत लगा रहे हैं। अभी हम सोशल मीडिया पे क्लासेस भी बना रहे हैं। अभी प्रोग्राम हमने बनाया है, ऐतिहासिक भौतिकवाद की क्लास हमने डाल दी है, रिकॉर्ड करके हमारे साथी सुन सकते हैं। हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है उसकी प्ले लिस्ट में एक विचार मंच का फोल्डर है, उसके अंदर है। द्वंदात्मक भौतिकवाद का वीडियो बना के डाल दिया हमने, ट्रेड यूनियन का क्लास बना के डाल दिया है।
उसके अलावा अभी राजनीतिक अर्थशास्त्र का क्लास हम बनाने वाले हैं, जिसकी पूंजी का खंड एक का पूरा डिटेल रहेगा उसके अंदर। तो हम लोग सोशल मीडिया पे पूरी ताकत बना रहे हैं कि हमारे साथी जो है उनको डेटा मिले, वो सुन सकें, वो तैयार कर सकें। हमारा सारा डेटा वीडियो फॉर्म में भी है, वो किताबों के फॉर्म में भी है। दर्शन में हमारा एक फिलॉसफी का फोल्डर है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, कांग्रेस, 189 वीडियो है उसके अंदर सीक्वेंस में। ऋग्वैदिक काल से शुरू हुआ, सीक्वेंस में पूरी दुनिया को समझाया हमने कैसे पूरा दर्शन बढ़े हैं। तो ये सब चीजें हमको साथियों समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मेरा बस इतना ही निवेदन है जो मैं आपसे अंत में कहना चाहूंगा कि देखो, दो चीजें और हैं, विचारों को समझना और विचारों को आत्मसात करना। ये भी दो अलग अलग चीजें। हम खूब विचारों को समझ लेंगे, सब कुछ कर लेंगे, मगर किताब विचारों को हमने आत्मसात नहीं किया, अपने मन के अंदर नहीं उतारा, तो भी कोई रास्ता निकलेगा नहीं, तो भी वो आपका मेहनत करने का कोई मतलब नहीं है। मगर मुझे उम्मीद है कि हमारे साथी विचारों को समझेंगे, सुनेंगे और उनको अपने दिलो दिमाग में उतारेंगे। जैसे ही ये काम चालू होगा, मैं गारंटी देता हूं कॉमरेड, पूरे देश के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी की दिशा बदल जाएगी। पूरे देश के अंदर यूथ कम्युनिस्ट पार्टियों में आना चालू हो जाएगा। ये सब चीजें हमारे कॉमरेड्स लोग समझे, यूथ के स्पेस को समझे। अभी तो ऑलरेडी एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया। हमारा अभी हम प्रगतिशील विचार के लोग हैं। अभी मैं बताऊं आपको कि हमारे हमारे पूरे सिस्टम बहुत पीछे हैं। आज भी हमारे कॉमरेड्स प्रोजेक्टर इस्तेमाल नहीं करते क्लास में। आज भी हमारे कॉमरेड्स बैठ के वही पुरानी प्रॉपर्टी से क्लासें कर रहे हैं। ये चेंज करना पड़ेगा कॉमरेड, चेंज करना पड़ेगा। यूथ को आगे लाना पड़ेगा, यूथ क्लास लेगा, यूथ अच्छी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। हमको सोशल मीडिया पर हमको पूरा ताकतवर रूप से इस्तेमाल करना, पूरी ताकत जनरेट करना है। प्रोपेगेंडा कभी भी व्यक्तिगत अपने आप नहीं होता कॉमरेड्स, प्रोपेगेंडा प्लानिंग से होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ योजनाबद्ध तरीके से सारे प्रोपेगेंडा करता है। हमारा कम्युनिस्ट पार्टियों का ये कमजोरी है कि हम प्रोपेगेंडा भी योजनाबद्ध तरीके से नहीं कर रहे, सोशल मीडिया का भी योजनाबद्ध तरीके से इस्तेमाल उस रूप में नहीं कर रहे जितना हमको करना चाहिए, जो पूंजीवादी पार्टियां कर रही हैं। तो मेरी चिंताएं हैं, मैं किसी पे कोई हाथ जोड़ रहा हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, और मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी विज्ञानी बड़ा वो नहीं बन रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञान पेल दिया, सबसे बड़ा नेता मैं हो गया। मैं सबसे माफी चाहता हूं, मैं अनुभव में भी मेरा कम है, मगर जितना अनुभव है मैंने आपके साथ साझा किया है। मैं बहुत छोटा आदमी हूं और सारे सीनियर कॉमरेड को रिस्पेक्ट करता हूं। बस जो कुछ बातें मेरे ध्यान में थी वो मैंने आपके सामने रखी है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो जो भी हमारे साथी सुनेंगे वो पुनः विचार करेंगे और इससे एक नई रास्ता खुलेगा, नई तरफ जाने का रास्ता बनेगा। तो थैंक्स, मैंने अपनी बात कह दी है। आपका कुछ सवाल हो तो बोल सकते हैं। नहीं कॉमरेड प्रजापति जी, जो आपने चिंताएं व्यक्त की हैं वो निश्चित रूप से एक सच्चे कॉमरेड की चिंताएं ही होती हैं कि भारत में कम्युनिस्ट आंदोलन को और अधिक मजबूत करने की आवश्यकता है। तो इसको मजबूत कैसे किया जाए, हमारी भूमिका क्या हो सकती है? दो सैद्धांतिक बातें हैं कि दक्षिणपंथ फासीवाद का मुकाबला केवल वामपंथ ही कर सकता है, जी और ये जी बात साफ है कि परिवर्तन तो निश्चित रूप से होगा, क्रांति निश्चित रूप से होगी। सवाल यह है कि उस परिवर्तन और क्रांति में हमारी भूमिका क्या है। तो उस भविष्य के परिवर्तन और क्रांति को बेहतर ढंग से करने के लिए हमको वैचारिक, राजनीतिक और सांगठनिक रूप से जिस तैयारी की आवश्यकता है, उस तैयारी की एक प्रक्रिया के तहत ही आज आपसे हमारी ये बातचीत हुई, और ये बातचीत निश्चित रूप से हमको आत्मचिंतन के लिए तो प्रेरित करेगी ही। आपने ठीक कहा कि ये किसी पे व्यक्तिगत दोषारोपण बिल्कुल नहीं है, यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि भारत को फासीवाद के शिकंजे से बचाने के लिए हम कम्युनिस्ट आंदोलन को
और अधिक मजबूत करें। और इसके लिए जो वैचारिक काम आप अपनी पुस्तकों के माध्यम से कर रहे हैं, ये निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। हम सब चाहेंगे कि आप लगातार इसी तरह से इन विषयों पे पुस्तकें लिखते जाएं और इसी तरह से हम एक बेहतर कम्युनिस्ट आंदोलन के लिए विचार विमर्श का सिलसिला जारी करते जाएं। तो कॉमरेड प्रजापति जी, आज आपसे बड़ी महत्वपूर्ण बातचीत हुई और इस बातचीत का ये भी एक कार्यशाला का दस्तावेज है। हम आने वाले समय में फिर एक बार और कई बार आपसे इसी तरह के मुद्दों पे बात करना चाहेंगे। आपको तहे दिल से शुक्रिया, आपको क्रांतिकारी अभिवादन, आपको लाल सलाम। और लाल सलाम को देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। लाल सलाम इनकलाब कॉमरेड। जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। जो हम सब पे इस समय ऐतिहासिक जिम्मेदारी है कि भारत को फासीवाद के शिकंजे से बचाने के लिए और शोषण मुक्त दुनिया की स्थापना का, वर्गविहीन समाज की स्थापना का जो एक हमारा एक बड़ा महान लक्ष्य है, उसके लिए हम भारत की जमीन से भी काम शुरू करके इसको व्यापक परिदृश्य में काम कर पाएंगे। कॉमरेड प्रजापति जी, आपको लाल सलाम। और लाल लाल सलाम सलाम को कॉमरेड। देखने, सुनने, समझने वाले इस जन आंदोलन में शामिल सभी साथियों को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे और जीतेंगे। लाल सलाम। लाल सलाम। लाल सलाम कॉमरेड।